हाँ जी बच्चों, मैं हूं अंकित श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एननीश्री ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं एसएससीजीडी 2026 का 10 फरवरी 2025 का जो शिफ्ट 1 हुआ था उसके जीके जीएस का कंप्लीट पेपर एनालिसिस। 20 क्वेश्चन है, टारगेट 20 ऑफ 20 का रखिए। यदि कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए और कितने आपने गलत किए। वैसे भी मैं क्वेश्चंस को ऐसे बताता हूँ कि आप रिलेट कर सकेंगे, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूँ। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू किस राज्य के लोक नृत्य कलाकार हैं? ऑप्शन से राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो बच्चों बताइए कि हमारे जो महावीर सिंह गुड्डू हैं वो किस राज्य के लोक नृत्य कलाकार हैं? तो बच्चों वो जो है हमारे हरियाणा के लोक नृत्य कलाकार हैं। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चौथा, और हरियाणा के जो प्रमुख और लोक नृत्य हैं वो हैं आपके घूमर, फाग और लोर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे। यह कथन किसका था? किसने कहा था? ऑप्शन से महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों ये जो कथन है हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, गांधी जी ने जो है अंत्योदय की बात की थी और सबसे अंतिम व्यक्ति का विकास भी कहा था उन्होंने करने के लिए। उनका प्रसिद्ध आंदोलन क्या क्या था? असहयोग आंदोलन था, और जिसको हम लोग नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कैबिनेट सचिव कौन थे? ऑप्शन है अजय कुमार सेठ, टीवी सोमनाथन, राजीव गौबा या फिर प्रदीप कुमार सिन्हा। तो बच्चों बताइए कि सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कैबिनेट सचिव कौन थे? तो बच्चों भारत के जो कैबिनेट सचिव थे वो आपके टीवी सोमनाथन जी थे। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, जो कैबिनेट सचिव भारत का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री के सिफारिश पे होती है। तो हमने क्या जाना कि कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो भारत के सर्वोच्च सिविल सेवक होते हैं और इनकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ताम्र पाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई? ऑप्शन है महानदी बेसिन, मध्य नर्मदा बेसिन, सिंधु बेसिन या फिर गंगा बेसिन। तो बच्चों बताइए कहाँ पर पाई गई? तो बच्चों ये जो है आपके मध्य नर्मदा बेसिन में पाई गई, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसका एक्स्ट्रा नॉलेज क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? इसमें हम लोग देखेंगे कि मालवा जो संस्कृति है वो ताम्र पाषाण काल से जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसके प्रमुख स्थल कौन सा है, कौन सा जगह है जो बहुत ज़्यादा प्रमुख है? तो वो है आपका नौदा तोली, जो कि मध्य प्रदेश में है। कौन सा जगह है? नौदा तोली, जो कि कहाँ पे है? एमपी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लेट टेक्टोनिक सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 2, 4, 5 या फिर 3। तो बच्चों जो टेक्टोनिक सीमाएं होती हैं वो आपकी 3 होती हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता दूं। पहला है अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा है रूपांतरण। क्या क्या? अभिसारी, अपसारी और रूपांतर। इंग्लिश में देखा जाए कन्वर्जेंट, डिवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, ये 3 होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसके बिना? किसके अनुमति के बिना हम लोग धन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते? ऑप्शन है उप मुख्यमंत्री, स्पीकर, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो बच्चों बताइए किसके बिना हम लोग, किसके बिना जो है धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो बच्चों वो है हमारे राज्यपाल। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद जो 207 है वो राज्य का धन विधेयक है। धन विधेयक कौन सा है भाई? अनुच्छेद 207। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? ऑप्शन है सिख, ईसाई, हिंदू या फिर मुस्लिम। तो बच्चों खिलाफत आंदोलन जो है वो आपके मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ? 1919 में। ठीक है, और गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन है उच्च ब्याज दरें, सार्वजनिक व्यय और निवेश में कमी, सरकारी बचत में वृद्धि या फिर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। तो बच्चों बताइए कि सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? तो बच्चों अपेक्षा जो की जाती है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, इसकी अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये जो है मंदी में अपनाई जाती है, जब भी मंदी होती है तब इसको अपनाई जाती है, और इसमें जो है सरकारी खर्च बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? 3, 5, 4 या फिर 2। बच्चों बताइए कि कबड्डी में जो लोना है उसके लिए कितना अंक मिलता है? तो बच्चों इसके लिए 2 अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। लोना कब मिलता है? लोना तब मिलता है जब पूरी टीम आउट हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है? ऑप्शन है कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या फिर सत्रिया। तो बच्चों बताइए कि दक्षिण भारत में किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है? तो बच्चों वो जो है हमारे कथकली से मिलती है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, कथकली केरल का नृत्य है और इसके अंदर जो है मेकअप और भाव भगिम्बा प्रसिद्ध होता है, मतलब वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से नृत्य को करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 34 या फिर अनुच्छेद 33। तो बच्चों बताइए कि मौलिक अधिकारों के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बच्चों आप बता सकते हैं। तो बच्चों अनुच्छेद जो है आपका 32 में स्थित है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर अंबेडकर जी हैं जो संविधान की इनको आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन है? कौन थे बोल सकते हैं? ऑप्शन से मनोहर लाल, शिवराज सिंह चौहान, गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर निर्मला सीतारमण। तो बच्चों बताइए कि अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बच्चों वो थे हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, जो सीएजी की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक में मनाया जाने वाला किसका एक त्यौहार है? ऑप्शन है गुड़ियाओं का, नदियों का, पहाड़ों का या फिर पतंगों का। तो ये जो है गुड़ियों का त्यौहार है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। यह नवरात्रि में मनाया जाता है और घरों में जो है गुड़ियाएँ सजाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि NFHS 5 के अनुसार 2019 से 2021 के दौरान भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा पीने के पानी से वंचित था? ऑप्शन है 3.27, 2.06, 7.32 या फिर 5.27%। तो बच्चों लगभग हमारा 7.32% हिस्सा जो है पीने के पानी से वंचित था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा NFHS का मतलब क्या होता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्या होता है? नेशनल फैमिली
हेल्थ सर्वे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया। ऑप्शन है कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर बदलाव हुआ, उर्वरकों के उपयोग में कमी हुई, नकदी फसलों जीविका खेती की ओर विस्थापन हुआ, या फिर केवल गेहूं की एकल कृषि पर ध्यान केंद्रित करना था इसका। तो बच्चों बताइए कि हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया। तो बच्चों कृषि पद्धतियों में परिवर्तन देखा गया, क्या परिवर्तन यह देखा गया कि कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर बदलाव हुआ, और यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? वो 1966 से 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। याद रखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 तक, और इनके जनक जो हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घास, इम्पाला, लकड़बग्घा के वन पारिस्थितिकी तंत्र में यदि सभी लकड़बग्घे हटा दिए जाएं तो अंततः क्या होगा। ऑप्शन है इम्पाला सदैव खुशी से रहेगा, अधिक जनसंख्या के कारण इम्पाला भूखमरी से मर जाएगा, घास की भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर इम्पाला की जनसंख्या स्थिर रहेगी। तो बच्चों आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर बताइए। तो बच्चों इससे क्या होगा कि अधिक जनसंख्या के कारण जो है इम्पाला भूखमरी से मर जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी फिल्म संगीत में ब्राजीलियन बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। ऑप्शंस है ओपी नैयर, आर.डी. बर्मन, ए.आर. रहमान, या फिर अन्नू मलिक। तो बच्चों बताइए कि हिंदी फिल्म संगीत के ब्राजीलियन बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। तो बच्चों आर.डी. बर्मन जी ने इसको की थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, आर.डी. बर्मन जी को जो है हम लोग पंचम दा के नाम से भी जानते हैं। क्या? पंचम दा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीक अक्षर V और U भौतिकी में क्या दर्शाता है। ऑप्शन है तरंग की आवृत्ति, किसी पदार्थ का घनत्व, कणों का वेग, या फिर घर्षण गुणांक। तो बच्चों बताइए कि ग्रीक अक्षर जो है ये V और U भौतिकी में क्या दर्शाता है। तो बच्चों ये जो भौतिकी में जो है तरंग की आवृत्ति को दर्शाता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? वो हर्ट्ज होती है। याद रखिएगा, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि SGSY योजना किस वर्ष शुरू हुई। ऑप्शन है 2009, 1999, 2014, या फिर 2004। तो बच्चों SGSY जो योजना है वो आपकी 1999 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा SGSY का मतलब क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बाद में इसे NRLM में परिवर्तित किया गया। किसमें? NRLM में परिवर्तित कर दिया गया। चलिए अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार डबल्स कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। ऑप्शन है 38 फीट, 36 फीट, 35 फीट, या फिर 37 फीट। तो बच्चों इसकी जो चौड़ाई है वो 36 फीट होती है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा सिंगल्स कोर्ट कितना होता है? 27 फीट का होता है, और लंबाई इसकी कितनी होती है? 78 फीट की होती है। ठीक है, तो ये आपका अंतिम प्रश्न है। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया, जिससे आपका GK GS स्ट्रांग हो सकेगा, अच्छे से आप क्लियर कर सकेंगे, और SSC GD को आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए।